गुड मॉर्निंग 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। अब हम देखेंगे मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स। द ड्यूटी ऑफ मिलिट्री वॉज टू सेफगार्ड द ब्रिटिश ऑक्युपाइड रीजन इन इंडिया, एक्वायर न्यू टेरिटरीज एंड ब्रेक डाउन एनी रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वॉज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस फोर्स। मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले हमारे यहाँ पे मिलिट्री थी, ठीक है, पुलिस फोर्स भी थी, कोतवाल वगैरह थे हमारे यहाँ पे, राजा रजवाड़ों के जो राजास थे उनके यहाँ पर। लेकिन जो डिसिप्लिन बोलते हैं, डिसिप्लिन मिलिट्री, डिसिप्लिन पुलिस फोर्स, ये हमको ब्रिटिशों ने सिखाया है। तो मिलिट्री क्या करती थी, इनकी जो मिलिट्री थी वो क्या करती थी, ऑफ कोर्स जो इंडिया में अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशों की टेरिटरीज़ है, उन्होंने जो एरिया जीत लिया है, जो उनके अंडर में है, उसकी सुरक्षा करना। दूसरा, अगर उस एरिया में जो ब्रिटिशों के अंतर्गत आता है या ब्रिटिश टेरिटरी है, वहाँ पे अगर कोई रिवॉल्ट होता है, उठाव होता है, बंड होता है, तो उसको शांत करवाना वहाँ पर जाके, ये काम मिलिट्री का था। पुलिस फोर्स का क्या काम था कि ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर, ब्रिटिश एरिया जो है उसके अंदर लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है, ये पुलिस फोर्स का काम था। जुडिशियल सिस्टम। The British established a new judicial system in India on the basis of judicial system in England. Every district had civil and criminal court to solve the local cases. For the reconsideration of their judgments, a high court was established. ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ थी जो हमने, और एक नई चीज़ सीखी है, वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो पहले न्यायालय होते थे या फिर जो जुडिशियल सिस्टम थी वो राजा के हाथों में थी। राजा ही सर्वे सर्वा था, वो ही न्यायाधीश थे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले कोतवाल वगैरह सॉल्व करते थे, लेकिन अगर नहीं होता था तो राजा के पास जाते थे, फिर राजा उसको सॉल्व करता था। तो हमारा न्यायाधीश राजा ही था। लेकिन जब ब्रिटिशों ने नई जुडिशियल सिस्टम हमको इंट्रोड्यूस करवाई, ये इंग्लैंड से प्रेरित थी। इंग्लैंड में जैसी जुडिशियल सिस्टम है वैसे ही जुडिशियल सिस्टम उन्होंने इंडिया में लागू करवाई। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में 2 न्यायालय थे, एक सिविल और एक क्रिमिनल। सिविल मतलब दीवानी, जहाँ पे दीवानी न्यायालय मतलब जहाँ पे पैसों से लेके, प्रॉपर्टी से लेके जो भी खटले होते हैं, जो भी वाद विवाद है, उसको सॉल्व किया जाता था। और क्रिमिनल मतलब जहाँ पे किसी पुलिस के जो अधिकारी हो, जहाँ पे पुलिस केस हो सकता है, ऐसे क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, चोरी, दरोड़ा, डाका, ठीक है, ये जो है, या फिर किसी का मर्डर करना, ये जो क्रिमिनल केसेस है उनकी सुनवाई क्रिमिनल कोर्ट में होती थी, ठीक है। ये लोकल केसेस के लिए था। डिस्ट्रिक्ट में जो भी केसेस होते हैं, जो भी डिस्प्यूट होते हैं, उन दोनों के लिए ये 2 कोर्ट्स थे, ठीक है। एक सिविल मतलब दीवानी, क्रिमिनल मतलब फौजदारी, ठीक है, इस तरह से। फिर उस पर एक हाई कोर्ट भी था। हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था कि अगर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट के, अगर आपको ऐसा लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है तो आप हाई कोर्ट जा सकते थे, ठीक है। अब जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। उससे पहले मैं जुडिशियल सिस्टम के बारे में एक बात बता दूं कि भले ही हम यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स अप्लाई किए गए, हाई कोर्ट अप्लाई किए, लेकिन यहाँ पे जो न्यायाधीश थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे ब्रिटिश अधिकारी ही थे, ठीक है। बहुत कम केसेस में ऐसे होता था कि भारतीयों को न्याय मिला है। हाँ, अगर भारतीयों का खटला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी ब्रिटिश ने अगर भारतीयों पर अन्याय किया है या भारतीय और ब्रिटिश का अगर खटला है तो हमेशा 90% इसमें ब्रिटिशों को ही न्याय मिलता था, उनकी तरफ से ही सुनवाई होती थी। ये बात कहना भी गलत है कि हमेशा ऐसा होता था। कुछ लोग अच्छे भी थे जो दोनों के बाजू में ओरिएंटलिस्ट थे, दोनों का संभाषण सुन के बिना किसी भेदभाव के निर्णय करते थे, लेकिन ऑलमोस्ट ये सब उन्हीं के लिए था। हमारा ये फ़ायदा हुआ कि हमको मिलिट्री का डिसिप्लिन कैसा होता है, पुलिस फोर्स का डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम कैसी होनी चाहिए, ये हमको उस वक्त पता लगा है। अब आते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। In early times, law in India different from place to place. There was different in judgment on the basis of casteism. Under the leadership of Lord Macaulay, the committee was set up to create a code of law. The Indian Penal Code was enforced all over the British India with British principle of equality before law. ये एक अच्छी बात और हमने सीखी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इससे पहले क्या होता था कि हर एक, हमारे देश में बहुत सारे राजा थे,
हर एक देश का राजा का अलग अलग टेरिटरी था। तो एक टेरिटरी से अगर आप दूसरे टेरिटरी में जाते हो, मतलब एक राजा के प्रदेश से आप दूसरे राजा के प्रदेश में एंटर करते हो, तो लॉ चेंज हो जाता है। चोरी के लिए, एक ही चोरी के लिए एक राजा के प्रदेश में शायद जन्मठेप, मतलब जिसको बोलते इम्प्रिजनमेंट इन द फॉर द लाइफ, ये एक दंड होता था। तो वैसे ही आप अगर दूसरे राज्य के टेरिटरी में जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ 6 साल की सज़ा, 7 साल की सज़ा, ऐसे मतलब अलग अलग राजाओं के प्रदेश में एक ही गुनाह, एक ही इसके लिए सज़ा, दोष के लिए अलग अलग सज़ाएँ थी। तो सबसे पहले ब्रिटिशों ने इन सबको ये किया, बाजू किया, और उन्होंने लॉर्ड मैकॉले के अंदर एक कमेटी तैयार की, जिसके ज़रिए उन्होंने पूरा जितना ब्रिटिश इंडिया है, मतलब जितना भी पार्ट ब्रिटिशों के अंदर है वो वहाँ पर कारभार कर रहे हैं, उनका टेरिटरी है, वहाँ पे एक दोष के लिए एक ही सज़ा मिलना लगाया। मतलब अगर आप कहीं भी जाते हो ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर और आप न्याय मांगते हो तो उसी के हिसाब से आपको न्याय मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे ब्रिटिशों के पहले जो राजा रजवाड़े का ये था, चलन था, उस वक्त कास्टिज़म को लेके भी न्याय होता था। कास्ट क्या है वो देखा जाता था। तो ये भी बात इन ब्रिटिशों ने बंद करवाई, और उन्होंने इंग्लैंड का जो एक लॉ था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये अप्लाई किया ब्रिटिश इंडिया में। मतलब ब्रिटिश इंडिया का जितना भी पार्ट ब्रिटिशों के अंदर था वो इक्वलिटी बिफोर लॉ के हिसाब से काम करेंगे, कास्टिज़म फॉलो नहीं करेंगे। राजा रजवाड़ों के यहाँ पर कास्टिज़म चलता था, कास्टिज़म के हिसाब से न्याय होता था। अगर उच्च जाति के है तो उनको हल्की सज़ा मिलती थी, अगर नीच जाति के है तो वहाँ पे ज़्यादा सज़ा मिलती थी। लेकिन ब्रिटिशों ने ये दूर किया, उन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ लाया, और यही बात हमने इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी लागू की है। आज भी हमारे यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा नियम लगाया है हमने। ये एक अच्छी बात हमने ब्रिटिशों से सीखी है। बट देयर वर सम डिफेक्ट्स ऑन इट। देयर वर सेपरेट कोर्ट एंड डिफरेंट लॉज फॉर यूरोपियंस। न्यू लॉज वर डिफिकल्ट to be understood by the common people. Legal cases became an expensive affair for the community and the cases remained pending for the year together. लेकिन ये जो है इसमें बहुत सारे डिफिट्स भी थे, ठीक है, मतलब कुछ कमियां थी। कमियां ये थी कि इन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ भी बनाया, सिविल और क्रिमिनल कोड बनाया, हाई कोर्ट भी बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन ये अगर यूरोपियंस है, अगर इनका कोई ब्रिटिश अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है या कोई ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ कोई गुनाह दाखिल होता है तो उसके लिए सेपरेट कोर्ट थे, ठीक है। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ तो हुआ नहीं, क्योंकि फिर यूरोपियंस को अच्छी अलग से कोर्ट में उनकी अपील होती थी, अलग कोर्ट थे उनके लिए, इंडियंस के लिए अलग कोर्ट थे। जो न्यू लॉ इन्होंने बनाए वो कॉमन पीपल के समझ में नहीं आते थे, बहुत भारी जाता था उनको वो कॉमन नए रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना उनको बहुत भारी जाता, क्योंकि पहले बहुत सिंपल था कि राजा के सामने जो अपनी बात रखो, वो सबूत दो तो न्याय हो जाता था। लेकिन फिर ये अलग अलग रूल्स जो तैयार हुए वो कॉमन पीपल समझ नहीं पाए। फॉर द कम्युनिटी एंड द केसेस रिमेन पेंडिंग फॉर द ईयर्स। लीगल केस जो है, मतलब अभी आपको कोर्ट जाना है तो आपको वकील करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे आज की तरह। तो उस वक्त के लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, तो न्याय मांगना या न्याय के लिए कोर्ट जाना बहुत ज़्यादा खर्चीला हो गया था, एक्सपेंसिव हो गया था। और फिर ये जो केसेस थे भारतीयों के खास करके, ये पेंडिंग रहते थे, सालों साल पेंडिंग पड़े रहते थे। इस तरह से इक्वलिटी बिफोर लॉ तो इन्होंने सिखा दिया, लेकिन ये कुछ ऐसे नियम लगा दिए थे जिससे इक्वलिटी बिफोर लॉ था ही नहीं, ठीक है। अब हम जाएंगे इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। सिंस एंशियंट टाइम देयर वेयर इन्वेंशन इन इंडिया, मेनी इन्वेंटर सेटल्ड इन द इंडिया एंड वेयर एब्जॉर्ब्ड इन द इंडियन कल्चर। Even though they ruled here, they never made any changes in the basic Indian economic system. The Britishers were an exception. अब यहाँ पे ये हमको बताया गया कि ब्रिटिशों के पहले भी बहुत से लोग बाहर से हमारे देश में आए थे,
ठीक है। बाबर मतलब तो जिन्होंने मुग़ल शाही बनाई वो भी बाहर से बहुत से सुल्तान शाही जब बने, गुलाम थे, बाकी गुलाम घराना था, उसके बाद खिलजी घराना था, ये भी बाहर से आए थे। तो यहाँ पे आके उन्होंने यहाँ पर ही अपना घर बनाया, यहीं पे रहने लगे। ठीक है, बहुत सा समय इसमें गया है हमारा। दिल्ली पे बहुत से सल्तनत का राज था, फिर मुगल्स का राज था, ठीक है। लेकिन ये जो बाहर से है, इन्होंने कभी भी हमारे देश की जो इकोनॉमिक बेस है उसको चेंज नहीं किया, उसको धक्का नहीं लगाया है, वैसा ही रहने दिया। लेकिन ये पहले ब्रिटिश ऐसे थे जिन्होंने हमारी इकोनॉमी ही बदल डाली, इकोनॉमी को धक्का लगाया, जिसके बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम हमें आने वाले समय में देखने को मिलते हैं ब्रिटिश इंडिया के इतिहास में। England was the modern nation due to its industrial revolution. Capitalist economy prevailed. Hence, they included as economic system in India, which was conducive to economic system in England. Due to this, Britishers gained economic benefit, but India started facing economic exploitation. अब ये ऐसे क्यों किया इन्होंने, क्यों इकोनॉमी को चेंज किया? तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उनको ऐसी इकोनॉमी हमारे देश में तैयार करनी थी जो इंग्लैंड के इकोनॉमी को सपोर्ट करे, फ़ायदा पहुंचाए। ठीक है, अब हमारी जो इकोनॉमी थी वो सिंपल थी, विलेज पूरी तरह से अपने से ही इंडिपेंडेंट थे। सभी विलेजर्स की जो ज़रूरत है तो विलेज में ही पूरी हो जाती थी। हमारे शहर भी बहुत अच्छे थे, एक दूसरे से बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना, सुटी एकदम क्लियर हमारी इकोनॉमी थी। लेकिन हमने वहाँ पे फ़ायदा तो देखते थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हम लोगों को एकदम से ये करें, नुकसान पहुँचाए। लेकिन ब्रिटिशर्स आए ही यहाँ थे व्यापार करने के लिए, उनको सिर्फ चाहिए था प्रॉफिट। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो इनको ज़रूरी था कि वो यहाँ की इकोनॉमी इस तरह से बनाए कि वो इंग्लैंड के इकोनॉमी को सपोर्ट करे, और इसीलिए इन्होंने यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से बदल दी। इसका फ़ायदा ब्रिटिशों को बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन ये जो इकोनॉमी नहीं लगाई गई, इससे भारत का सिर्फ शोषण हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ है। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इसका पहला जो हम पॉइंट देखेंगे वो है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। क्या चेंजेस हुए हैं इकोनॉमिक जो पॉलिसी ब्रिटिश इंडिया की थी उसमें, क्या चेंजेस हुए, पहले कैसी थी और बाद में उन्होंने कैसी बनाई। Before the British rule, the village economic system was self-sufficient. Through agriculture and related services, the needs of villagers were fulfilled in village itself. मैंने पहले ही बताया कि विलेज अपने आप में इंडिपेंडेंट थे, सभी लोगों की ज़रूरतें विलेज में ही कंप्लीट होती थी, उनको शहर आने की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब क्या कि विलेज की एक अपनी इकोनॉमी थी जो इंडिपेंडेंट थी। Land revenue was the main source of income of the state. During the pre-British period, revenue was based on the type of cultivated crop. The farmer was expected from the taxation in the case of loss of crop. Revenue was mainly collected in the form of grains. Even in the case of late payment of taxes, the farmer land was not confiscated. अब जब ये लैंड रेवेन्यू मतलब ज़मीनों का कर्ज, ज़मीन जिनके पास है वो रेवेन्यू देते थे, टैक्स देते थे, तो ये टैक्स किस पे लगता था? पहली बात ये सोचने की बात है कि वॉज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप। आप अपने ज़मीन पर कौन सा क्रॉप लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका टैक्स कितना है। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी बेच दी जाती है, अगर वो आपने अपने खेती में उगाई है, उसकी खेती की है, तो ऑफकोर्स आपका टैक्स ज़्यादा लगेगा। अगर रोज़मर्रा की कोई चीज़ें आपने अपनी खेती में उगाई है तो टैक्स कम लगेगा, जैसे गेहूँ है, चावल है, दाल है। ठीक है, इस तरह से द फार्मर वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन इन द केस ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप्स। दूसरी पॉइंट ये था कि अगर किसी वजह से क्रॉप्स का नुकसान होता है, बाढ़ की वजह से, सूखे की वजह से, कीड़ लगने की वजह से, तो ऐसे में राजा की तरफ से आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। मतलब राजा अपनी तरफ से टैक्स माफ़ कर देता था कि किसानों का नुकसान हुआ है, उनके पास पैसा नहीं है, पैसा तो उस वक्त लगता ही नहीं था, क्रॉप ही देने पड़ते थे, तो इस बार का टैक्स हम माफ़ करेंगे। इस हिसाब से रेवेन्यू वॉज मेनली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स।
जो रेवेन्यू था, मतलब जो टैक्स लिया जाता था, वो पैसे के फॉर्म में नहीं था। जितना ग्रेन आपके पास है उसमें से कुछ हिस्सा आपको राजा को देना पड़ता था, मतलब पैसे का कोई काम नहीं था। ग्रेन जितना हुआ है उसका कुछ हिस्सा आप राजा को दे दो, टैक्स आपने दे दिया इस हिसाब से। Even in the case of late payment of the tax, farmer land not be confiscated. अगर किसी वजह से फार्मर अपना रेवेन्यू देने के लिए लेट भी करते हैं, ठीक है, तो उनको ये किया जाता था, उनको 10 बार बोला जाता था कि टैक्स दो, लेकिन कभी भी उनकी लैंड उनसे नहीं ली गई, उनकी ज़मीन उनसे नहीं छीनी गई, ठीक है। सिर्फ उनको बोला जाता था कि आपको टैक्स देना पड़ेगा वरना एक्स्ट्रा पैसे लगेगा, इस तरह से। लेकिन कभी भी किसी भी राजा ने किसी भी खेती करने वालों की लैंड को जब्त नहीं किया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने क्या किया। टू इंक्रीज इनकम द ब्रिटिश मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन रेवेन्यू सिस्टम। लैंड वॉज मेजर्ड एंड एज पर द एरिया ऑफ द लैंड टैक्स वॉज फिक्स्ड। ओके, पहला पॉइंट अब देखेंगे कि ब्रिटिशों ने इसमें चेंजेस किए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, खेती करने वालों के किसानों की ज़मीन गिनी, ठीक है, और फिर उस ज़मीन आपके पास कितनी है इस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब थोड़ा सा सोचिए कि पहले क्या होता था कि कौन सा क्रॉप आप ले रहे हो उस पर टैक्स लगता था, तो कोई झंझट नहीं थी। अब अगर किसी किसान के पास 100 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, लेकिन उस 100 एकड़ में से सिर्फ 20 एकड़ पर वो खेती करता है, 80 एकड़ ज़मीन उसकी ऐसी ही पड़ी है, रेतीली है, पानी की समस्या है, तो वो नहीं पे कुछ क्रॉप ले पाता, बस 20% के ज़मीन पे ही क्रॉप लेता है। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उसकी ज़मीन गिनी, कितनी निकली 100 एकड़, तो वो क्या करेंगे 100 एकड़ पर टैक्स लगाएंगे। हालांकि जबकि 20 एकड़ पर ही वो लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो 100 एकड़ पर टैक्स कैसे लगेगा। ज़मीन है तो है, लेकिन उस पर कुछ हो ही नहीं रहा, तो टैक्स कैसे देंगे। पहली बात 20 एकड़ पर लगाना चाहिए, ये एक बात। ये क्यों किया इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि ज़मीन बहुत सारी है, लेकिन थोड़े से ही ज़मीन पर ये लोग खेती करते हैं, तो बाकी की ज़मीन है उसका टैक्स बच जाता है इनका। तो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए इन्होंने पूरे ज़मीन की वैल्यू पर टैक्स लगाया, ना कि क्रॉप पर। यहाँ पे सबसे पहले किसानों का सबसे बड़ा लॉस हुआ है। द टैक्स वॉज फिक्स्ड, टैक्स फिक्स था। अब ऊपर देखिए तो आपको लगता है कि कल्टीवेटेड क्रॉप जो है उसके हिसाब से टैक्स चेंज होते रहते थे, ठीक है, कि अगर आपने कोई बहुत सस्ती चीज़ तैयार की है तो आपको सस्ता टैक्स, बहुत भारी चीज़ आपने उगाई है तो भारी टैक्स। लेकिन अभी ऐसा नहीं था, आप गेहूँ उगाओ, चावल उगाओ या फिर कुछ मत उगाओ, लेकिन आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है ना, आपने कुछ भी नहीं किया, कोई खेती नहीं की, एक तिनका अगर घास का नहीं उगाया तो भी चलेगा, लेकिन 100 एकड़ के ज़मीन पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, वो भी फिक्स है। वो बाढ़ आए, सूखा गिरे, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको टैक्स चाहिए था बस। द पेमेंट ऑफ टैक्स वॉज मेड कंपल्सरी इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब पहले के ज़माने में कैसे होता था, ब्रिटिशों के पहले कि क्रॉप्स ही देना पड़ता था, तो वो आसान था उनके लिए। 10 अगर बोरे चावल हुए तो एक बोरा 2 बोरे दे दो, बात ख़त्म, वही के वही, कोई ज़रूरत नहीं थी कैश की। लेकिन अब ब्रिटिशों ने क्या किया, उनको कैश चाहिए थी, मतलब सोना चांदी पैसे ऐसे में टैक्स चाहिए था। तो ये किसानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी थी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था नहीं। If the farmer failed to pay tax in time, then his land would be confiscated, जब्त की गई। ये कभी नहीं हुआ। हमारे देश में इतने राजा हुए, लेकिन किसी ने ये नहीं किया जो ब्रिटिशों ने किया। अगर फार्मर टैक्स देने के लिए फेल होता है तो उसकी ज़मीन जब्त की जाएगी। और ये हुआ, क्यों हुआ, इसका कारण ऊपर ही दिया गया है। 100 एकड़ पर अगर उसने कुछ भी नहीं उगाया, फिर भी आप उस पर टैक्स ले रहे हो, ठीक है, वो भी पैसे के रूप में। तो वो कैसे देगा, वो नहीं दे पाएगा, उसके पास है ही नहीं पैसा पानी। और वैसे तो उसने फिर खेती भी नहीं की, और अगर खेती की है और सूखा बाढ़ कुछ आ गया तो उसके खेती का नुकसान हुआ, फिर भी आप उससे टैक्स ले रहे हो। और अगर वो टैक्स नहीं दे रहा तो उसकी 100 एकड़ ज़मीन आप जब्त कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपका क्या हुआ, आपको वो पूरी की पूरी ज़मीन मिल गई। The British system of land revenue collection different from place to place, which led the exploitation of all farmers. और ये जो सिस्टम थी ये हर जगह पे अलग अलग थी।
सभी जगह पे एक जैसी नहीं थी। जैसे ऊपर की जो सिस्टम है राजा को की, वो सभी जगह एक जैसी थी, पूरे देश में कहीं भी जाओ इसी तरह से थी। लेकिन ब्रिटिशों के राज में ये अलग अलग थी। उनको पता था कि जहाँ पे अच्छी ज़मीन है, बहुत सारा धान होता है, वहाँ पे उन्होंने और ज़्यादा टैक्स लगाए, ठीक है। फिर जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सूखा बाढ़ हमेशा चलती रहती है, वहाँ पे हमेशा किसानों का नुकसान होता है, तो उन्होंने वहाँ भी टैक्स ज़्यादा लगाया। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा टैक्स लगाए तो किसान लोग भर नहीं पाएंगे और ज़मीन जब्त हो जाएगी, मतलब ब्रिटिशों को ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर हम रुक जाते हैं, बाकी का हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।